Hi class, welcome to another session of income from house property. आज हम क्लास थोड़ी छोटी रखेंगे साहब, क्योंकि इसके अंदर में हमने सिर्फ दो ही चीज़ें डिस्कस करनी है. वन इज इनकम रिलेटेड टू अनरियलाइज्ड रेंट एंड पेमेंट ऑफ म्यूनिसिपल टैक्सेस. तो हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू से एनएवी तक का हमने डिडक्शन अपनी कंप्लीट करनी है. सो हमने लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि जीएवी कैसे निकलती है, क्या क्या एनुअल वैल्यू के अंदर में क्या क्या चीज़ें किस किस कंडीशन में किस किस तरीके से वो जीएवी निकलेगी. आज हम डिस्कस कर रहे हैं साहब एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 23(1) के तहत जो अनरियलाइज रेंट होता है उसका हम किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं. तो ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट विच इज एक्सप्लेनेशन बिलो 23 सबसेक्शन 1. आइए साहब समझते हैं. As per the act, the actual rent should not include, मतलब कि it should not, ये include नहीं होता actual rent में. क्या? Any amount of rent which is not capable of being realized. मतलब कि साहब आपने अपनी बिल्डिंग दी किसी को और वो आपको रेंट नहीं दे रहा है, तो वो आपकी जो एक्चुअल रेंट की जो कैलकुलेशन होती है ईयर वर्सेस एक्चुअल रेंट, उसके अंदर में वो एक्चुअल रेंट हम नहीं ट्रीट करेंगे उसे. दिस मीन्स दैट एनी रेंट दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द टेनेंट. आप ये रिकवरी नहीं कर सकते साहब, उसके पास 10-20 मुस्टंडे हैं और सर उनसे लड़ा भी नहीं जा सकता. घोसला घोसला पिक्चर हो जाएगी. नहीं तो नहीं देखी हो तो जरूर देखिएगा. दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द टेनेंट while tenant will not be considered while considering the comparison between ER and actual rent. ER क्या होता है साहब? फिर से ER is FR fair rent my or municipal value whichever is higher subject to standard rent. मैं बारी बारी ये बोलता रहूंगा. ER की जो कैलकुलेशन है वो दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि कई बार आप यहां पे गलती करेंगे. तो ईआर या एक्चुअल रेंट के अंदर में जो एक्चुअल रेंट होता है, सपोजिंगली आपने उसे एक साल के लिए किराए पे रखा था. ठीक है, एक साल 12 महीने के किराए पे रखा था. उसने 9 महीने रेंट पे किए, 3 महीने का वो बिना रेंट दिए लॉक करके भाग गया. ठीक है, तो ये जो 3 महीने का रेंट है, आप बोलोगे सर रिकवरी नहीं हो पाएगी, इसमें कुछ भी नहीं हो पाएगा, मैं कैसे करूं? तो ये जो आप एक्चुअल रेंट लोगे वो लोगे 9 महीने का रेंट. ठीक है साहब, आइए आगे. रूल 4 जो 23(1) का जो एक्सप्लेनेशन है उसके लिए रूल 4 इंसर्ट किया है. रूल 4 क्या कहता है? वो क्या कंडीशंस हैं कि जब हम ये चीज देखेंगे कि एक्चुअल रेंट हमारे को नहीं मिलेगा. So, in order to get the above removed from the calculation of actual rent, the following conditions needs to be satisfied. क्या क्या conditions है? पहली condition आपके सामने, tenancy is a bona fide tenancy. यानी आपने किसी तरह से चीटिंग नहीं की उस टेनेंसी के अंदर में. आपका इंटेंशन वॉज टू गेट रेंट फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी. ठीक है, आपका क्या इंटेंशन था? आपका इंटेंशन था कि आपको जो टेनेंसी लेट आउट है, अब मैं 12 महीने की मेरी कमिटमेंट है, 12 महीने का मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, मैं वो 12 के 12 महीने जो है वो रेंट लूं. ये तो टेनेंट आपका गलत निकल गया, वो लेकर आपके पैसे भाग गया, 3 महीने का रेंट उसने नहीं दिया. नेक्स्ट क्या है साहब? द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज ईदर वकेटेड द प्रेमाइसेस, यानी 3 महीने का रेंट छोड़ के भाग गया, और आपने स्टेप्स लिए हैं. यू हैव टेकन स्टेप्स, you have taken steps that have been taken by the landlord to get or compel him to vacate the property. तो गुंडे नहीं भेजना, कहने का भाव ये है. आपने पुलिस कंप्लेंट कराई, एफआईआर कराई, लीगल नोटिस भेजा, एटसेट्रा, वो आप कर चुके हो. ठीक है, सो स्टेप्स यू हैव टेकन टू गेट दैट पर्सन आउट ऑफ योर प्रॉपर्टी. आगे चलते हैं साहब. तो नेक्स्ट में क्या है साहब, आइए देखते हैं.
द डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी। सो जो आपका यहां का, सपोजिंगली आपके पास एक बिल्डिंग है, वहां पे आपने उसको एक ऑफिस बना के दे दिया, एक जगह दूसरी जगह पे है, वहां पे आपने उसको गोडाउन दे दिया। अब आप क्या बोलते हो, साहब तू एक काम कर भाई, यहाँ का डिफॉल्ट कर जा, तो गोडाउन के अंदर अपना काम कर ले। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो डिफॉल्टिंग टेनेंट आपकी किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर में दूसरी जगह रेंट पे नहीं होना चाहिए। तो इस केस में हम मान लेंगे कि आपकी एक्चुअल रेंट जो है वो 9 महीने की होगी। The assessee landlord has taken all steps to institute legal proceedings against the defaulting tenant for recovery of unpaid rent। जैसे मैंने यहां पे बोला साहब आपको, जैसे मैंने यहां पे इस पॉइंट में बोला कि आपने लैंडलॉर्ड के खिलाफ सारे स्टेप्स ले लिए हैं इन ऑर्डर टू गेट द प्रॉपर्टी वेकेटेड। वही चीज यहां पे सेम रिपीट कर रहे हैं कि टेकन ऑल स्टेप्स टू इंस्टीट्यूट लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट डिफॉल्टिंग टेनेंट फॉर रिकवरी ऑफ अनपेड रेंट। और आपने असेसिंग ऑफिसर को सेटिस्फाई कर दिया कि सर भाग गया है, क्या हो गया सर, बाहुबली है, वो नेता का बेटा है, फलाना टिमकाना, सर नहीं है, मैं कर पाऊंगा। तो असेसी लैंडलॉर्ड सेटिस्फाइज द असेसिंग ऑफिसर दैट इट इज यूजलेस टू इनिशिएट लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द डिफॉल्टिंग टेनेंट। टेनेंट मर गया बिना रेंट दिए, अब उसके परिवार में किसी के पास कोई भी पैसा नहीं है, तो सर पैसा तो उन्होंने बना कर दिया कि भैया हम नहीं दे रहे, हम तो प्रॉपर्टी छोड़ के जा रहे हैं। तो उस केस में आप क्या बोलोगे, सर किसके खिलाफ केस लड़ूंगा? तो आपने असेसिंग ऑफिसर को यह समझा दिया और असेसिंग ऑफिसर मान गया कि लीगल प्रोसीडिंग्स तो सर बेकार है यूज करना। तो इस कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाई होती है तो हम बोल सकेंगे कि एक्चुअल रेंट के अंदर में जो अनरियलाइज्ड पोर्शन है वो हम हटा देंगे। आगे, पेमेंट ऑफ म्यूनिसिपल और प्रॉपर्टी टैक्स। पेमेंट ऑफ म्यूनिसिपल टैक्सेस, यहां गांव देहात में पंचायत का जो प्रॉपर्टी टैक्सेस होते हैं वो टैक्सेस, ठीक है। कंडीशंस टू क्लेम डिडक्शन फ्रॉम जीएवी, हमने क्या बोला था साहब, क्या होता है हमारा जीएवी, जीएवी माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस इज इक्वल टू NAV। ये हमने लिखवाया हुआ साहब पहले ही। तो इस म्यूनिसिपल टैक्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे आज। तो ये म्यूनिसिपल टैक्सेस के अंदर में क्या क्या कंडीशंस हैं? द टैक्स शुड बी बोर्न बाय द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब जो लैंडलॉर्ड है, जो उस प्रॉपर्टी का मालिक है, उसी ने ही, सिर्फ उसी के द्वारा ही म्यूनिसिपल टैक्सेस पे किए जाएंगे। अभी के लिए ये समझिए, अगर आपका टेनेंट है और टेनेंट आपके बिहाफ पे म्यूनिसिपल टैक्सेस पे कर रहा है, आपको छूट नहीं मिलेगा अभी के लिए, ठीक है। द अमाउंट इज अलाउबल एज डिडक्शन इन द प्रीवियस ईयर व्हेन एक्चुअल पेमेंट इज मेड। थोड़ा सा इसको समझते हैं साहब। 2023-24 के अंदर में आपका म्यूनिसिपल टैक्सेस था 1500 रुपया, ठीक है। आपने 2023-24 का होता है 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 24 तक, 31 मार्च 24 तक, ठीक है। आपने ये पे किया 30 जून 2024 को, तो साहब आपको इस साल के लिए 1/4/2024 से और 31/3/2025 तक फिर 1500 रुपए लगे, ठीक है। ये आपने पे कर दिया 31 मार्च 2025 को, 31 मार्च 25। इस साल के अंदर में 1500 रुपए, इस साल के अंदर में 1500 रुपए, पिछले साल के और इस साल के आपके 1500 रुपए।
इन दोनों को मिला के आपने पे कर दिया 3,000। जब आप 23 24 की रिटर्न फाइल करेंगे तो इसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। बट जब आप रिटर्न फाइल करेंगे फॉर 24 25 प्रीवियस ईयर, 24 25 प्रीवियस ईयर, तो आपको 3,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। इट इज ऑन द पेमेंट बेसिस। सो हमने ये सीखा था मर्केंटाइल सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं, बट कुछ केसेस में हमारे यहां पे कैश बेसिस के ऊपर में होता है। जैसे ये हो गया 43B हो गया, वो मैं हम जब प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन करेंगे तब बात करेंगे उसकी। बट यहां पे एक्चुअल पेमेंट जब हुई उसके हिसाब से आपका जो है म्यूनिसिपल टैक्सेस का छूट मिलता है। डिडक्शन क्या मिलेगा साहब? जो आप अमाउंट पे करेंगे, जो 3,000 आपने पे किया, वो आपको उसकी छूट मिल गई। इन केस अ प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, वहां पे ये म्यूनिसिपल टैक्सेस तो नहीं चलते, तो वहां की लोकल अथॉरिटी उस कंट्री के अंदर में जो भी लगाएगी इट विल बी डिडक्टेबल। तो साहब आपकी एक लंदन की प्रॉपर्टी है जिसके अंदर में आपका एनुअल वैल्यू से 10,000 पाउंड्स निकलता है, 10,000 पाउंड्स, उसके अंदर में वहां की लोकल अथॉरिटी बोलती है कि सर 2,000 पाउंड आप हमारे को यहाँ के लोकल टैक्सेस दे दो, तो उसका एनएवी कितना आ जाएगा? 8,000 पाउंड्स मल्टीप्लाई बाय जो एक्सचेंज रेट है, एफएक्स रेट। ठीक है, तो ये हमारा एनएवी हो जाएगा। तो इसी तरीके से इंडिया के अंदर में म्यूनिसिपल टैक्सेस और वहां का लोकल अथॉरिटी का टैक्सेस। ये डिसाइड हुआ था साहब, एक केस आया था सीआईटी वर्सेस आर वेणुगोपाला रेड्डियार, 1965 का केस है साहब। उस केस के बाद ये जो डिडक्शंस है आपको इस तरीके से मिलने शुरू हो गई थी। मद्रास का केस है ये। तो ये थोड़े से आपको याद रखने पड़ेंगे केसेस। आपको क्लाइंट के सामने अगर कल को क्लाइंट ऐसा कोई सिचुएशन लेके आता है तो आप उसको बोलेंगे सर ये सीआईटी के अंदर में डिसाइडेड केस है, या जब आप पेपर देने जाएंगे तो यहाँ पे ये आप डालेंगे तो आपके पेपर का वजन थोड़ा सा ज्यादा पड़ता है। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड क्या है साहब इसके अंदर में वेरी क्विकली, इन द केस प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड, म्यूनिसिपल टैक्सेस विल नॉट बी अलाउड। क्यों भाई साहब, क्यों नहीं अलाउ होगा? आपका भाई साहब एनुअल वैल्यू जो है, जीएवी जो है, वो तो पहली गवर्नमेंट ने बोल दिया नील है। उसके ऊपर में आप और मजे लेना चाहते हो, 1,500 रुपए का माइनस में आप जाना चाहते हो नेगेटिव वैल्यू में, अच्छा ऐसे थोड़ा ना बेनिफिट उठाते हैं। तो भाई साहब ये 1,500 रुपए आपको नहीं मिलेगा। ठीक है साहब, तो आज की क्लास यहीं तक थी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे विथ मोर सेक्शंस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, डिडक्शंस किस हिसाब से होती है हाउस प्रॉपर्टी के अंदर में, स्टैंडर्ड डिडक्शंस क्या होती है, एटसेट्रा, ये सब ले करके हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। फॉर नोट्स please contact my email address and this is my phone number. Thank you so much. Bye bye.